हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12th में यूनिट 5 के रूप में है। नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी की सतह पर होने वाला जो केमिस्ट्री है, यानी किसी भी मैटर की सतह पर होता है जो भी प्रक्रिया और क्रिया, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि मुख्य रूप से उत्प्रेरक का क्या कार्य है, उत्प्रेरक की क्रिया विधि क्या है, इन तमाम बिंदुओं को देखेंगे। जैसा कि हम बोर्ड पे पहले ही लिख रखे हैं, आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन तमाम चीजें हैं। जियोलाइट्स और कैटालाइस्ट और एंजाइम कैटालाइस्ट तक हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आशा है कि आपको ये पूरे टॉपिक मैं विस्तार पूर्वक समझा सकूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। एडजॉर्प्शन का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर शब्द पे ध्यान दें, एडसॉर्प्शन। एड माने होता है जुड़ना, ऑप्शन यहाँ इसका एक अगर अपने से हमने बना रखा है, किसी की सतह पर एड माने जुड़ना। जैसे सपोज दैट आप कोई भी घर में मान लीजिए फर्नीचर है जो आप यूज नहीं कर रहे हो कई हफ्तों महीनों से, और वो पड़ा है आपके घर में, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसमें डस्ट के पार्टिकल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एडजॉर्प्शन। मतलब जो भी आपने फर्नीचर रखा था विदाउट यूज के काफी दिनों से, उसकी सरफेस पे कई मॉलिक्यूल्स जो है डस्ट के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो गए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में एक चीज और जाने, कुछ शब्दावली है, हिंदी में इसको अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है आपका, और इस सॉलिड पर कुछ धूल के कण इकट्ठा हो रहे हैं आगे यहाँ ऐसे इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया एडजॉर्प्शन कहलाएगी। और इस जो भी सॉलिड है, जो भी आपका पदार्थ है, वो इंग्लिश में आप देखेंगे एडजॉर्बेट कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो रहे हैं डस्ट के, इसको हम एडजॉर्बेट बोलेंगे, एडजॉर्बेट। देखिए हिंदी में ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिशोषण। और एडजॉर्बेंट हिंदी में अधिशोषक। और जो पार्टिकल्स डस्ट के आगे इकट्ठा हो रहे हैं वो अधिशोष कहलाएंगे। अधिशोष, अधिशोषक, और यह प्रक्रिया अधिशोषण। तो ये कुछ निश्चित शब्दावलियां हैं जिसके आधार पर एडजॉर्प्शन आपको समझ में आएगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एडजॉर्प्शन का। जैसे हम कोई भी खाने का सामान जाते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो उस पैकेट में आपको एक छोटा सा पाउच दिखता है। ये इसी प्रकार से बहुत छोटा सा रहेगा। ये होता है सिलिका जेल का। सिलिका जेल का पाउच करता क्या है? जैसे पैकिंग होती है, जब किसी भी फूड, जो ड्राई फूड हम खाते हैं मार्केट में जो पैकिंग में आती हैं, तो उसमें ये सिलिका जेल की छोटा सा पाउच डालने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी बारिश का मौसम है तो वातावरण में नमी है, नमी जाके उसमें सोख लेती है, जिसको हम अपने देहात में क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुलायम हो गया, मतलब कुरकुरा नहीं रह गया, मुलायम हो गया।
तो उसे रोकने के लिए ये सिलिका जेल का पाउच होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एडजॉर्ब करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने दो चीजें लिखी हैं, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब। तो क्या करता है? एडजॉर्ब करता है। सिलिका जेल वाटर मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करता है, अर्थात अधिशोषण की प्रक्रिया होती है इसमें। और जो हमारा फूड है, जो पैकिंग फूड है, उस पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं हो पाते या एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिससे वो अपनी पैकिंग वाली स्थिति में ही बना रह जाता है। तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा सिलिका जेल और H2O का एडजॉर्प्शन के लिए। अब अगला पॉइंट हमारा बनता है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है। आप इसको समझिए। एब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी सरफेस पे ना इकट्ठा होके, जो भी आप मैटर ले रहे हैं उसकी सरफेस पे ना इकट्ठा होके उसमें पूरी तरह से इंटरेक्ट कर जाते हैं, मतलब अंदर तक घुस जाते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैं एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे कि आप कपड़ा जब धुलने जाते हैं तो एकाएक आप जब कपड़ा डुबोते हैं पानी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वायु के छोटे छोटे कपड़े पे बुलबुले आ जाते हैं। एकाएक पानी उसमें घुस नहीं पाता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। तो ये पूरा कपड़ा गीला हुआ, इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो भी हम कपड़ा लिए हैं या गत्ता जो होता है सोखते वाला, उसके अंदर पूरी तरह से इंटरेक्ट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है एब्जॉर्प्शन कहलाती है। और एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन इसका एग्जांपल आपने देख ही लिया। जैसे आप एक केमिस्ट्री का हम उदाहरण लेते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। देखें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 H2O जब ये रिएक्ट करेगा तो पूरा CaCl2 इंटू H2O बनाएगा, CaCl2 इंटू H2O बनाएगा। अर्थात इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं अंदर तक इंटरेक्ट कर गए हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। आप सरफेस केमिस्ट्री जैसा कि हमने स्टार्ट किया, तो ये दोनों प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की लेयर पर हो रही हैं। लेयर क्या? सरफेस पर हो रही हैं, लेयर बाय लेयर। जैसे आप सबसे बड़ा उदाहरण सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित आपको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनिट 4 में, कि जब रस्ट लगता है किसी मेटल पर तो क्या होता है? लेयर बाय लेयर उसकी रस्टिंग होती जाती है, धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। जैसे आप सबसे बढ़िया उदाहरण लीजिए, क्या कहते हैं उसका? आयरन का। आयरन की सतह पे बारिश के मौसम में आप देखते हैं रस्टिंग की प्रक्रिया होती है और लेयर बाय लेयर जो है आपका क्षरण होता जाता है। तो रस्टिंग की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? आप देख रहे हैं कि जो भी मेटल है उसकी सरफेस पर हो रही है ना, लेयर बाय लेयर वो निकलता जा रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारे सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। और उसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु आपने अभी देख लिए हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्या चीज है। अभी इसका एग्जाम्पल बता के हमने एक बात स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बनाम एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जैसा कि हमने बताया कि जो भी पार्टिकल्स ऐड होते हैं वो उस मैटर के अंदर तक होते हैं। उसके लिए उदाहरण अभी आपने देखा CaCl2 प्लस H2O, वो दो वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर तक इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण और देख लें, तब देखें आगे। जैसे हम चॉक को लेकर स्याही में डुबोए तो स्याही जो इंक है आपका, इंक के मॉलिक्यूल्स जो है जो चाक है आपके चाक के ऊपर इंटरेक्ट होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल चाक के अंदर तक घुस जाएंगे। तो यह प्रक्रिया देखिए, जो इंक के मॉलिक्यूल चाक की सरफेस पे ऐड हो रहे हैं तो वो तो एडजॉर्प्शन हो गया।
लेकिन उसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर तक जा रहे हैं, वो प्रक्रिया हो गई एब्जॉर्प्शन। तो इसमें है कुछ नहीं, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आप परिभाषाएं ही पढ़ेंगे, उसके बारे में नॉर्मली जानकारी ही लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं है क्योंकि आपके बुक में ऐसा है नहीं। और यहाँ आप जब बुक उठा के पढ़ेंगे और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। यहाँ आप समझ गए होंगे, चाक का एक्सपेरिमेंट आप अक्सर किए होंगे घर में बचपन से ही, कि चाक को पानी में डुबोएं जिसमें इंक रहे, तो इंक के मॉलिक्यूल्स जो है चाक की सरफेस पे आ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर तक इंटरेक्ट कर जाते हैं। यह प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अब अगला पॉइंट बनता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, यानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया विधि क्या होती है। एब्जॉर्प्शन की क्रिया विधि सिंपली आप समझिए ऐसे, जैसे कोई पदार्थ है, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स आप पढ़े हैं वान डेर वाल्स फोर्स लगाते हैं। किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स जो है वान डेर वाल्स फोर्स लगाते हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में वो एक बल आरोपित करते रहते हैं। तो इस तरह अगर कई मॉलिक्यूल्स हैं तो सभी मॉलिक्यूल्स के जो बल लग रहे हैं वान डेर वाल्स फोर्स, वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी शून्य हो जाएंगे। परंतु जो मैटर के किनारे किनारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स अपने चारों तरफ तो बल इस प्रकार से लगा रहा है, एक बल क्रिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स की वजह से चारों तरफ, लेकिन जो न्यूट्रल हो गया पूरा। लेकिन जो मैटर के किनारे किनारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब साइड साइड यहाँ देखेंगे तो वे तीन तो अंदर की तरफ हो जाएंगे, लेकिन ये जो बाहर रहेगा स्मॉल फोर्सेस क्रिएट रहेंगे। ये स्मॉल फोर्सेस क्या करते हैं, जो बाहर की तरफ क्रिएट हैं, यही स्मॉल फोर्सेस बाहर के जैसे डस्ट हुआ, वाटर हुआ या एयर हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आके यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स जो डस्ट का है ऐड हो जाता है। तो ये रहा तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब इसी फोर्स के कारण जो ऐड हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो रही है, इसी फोर्स के कारण हो रही है जो वान डेर वाल्स फोर्स बाह्य दिशा में कार्यरत है। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन के एक बात इसमें और जानने, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में इसमें डेल्टा एच का मान हमेशा ऋणात्मक आना चाहिए, अर्थात निगेटिव आना चाहिए। और निगेटिव होने का तात्पर्य है तभी ये रिएक्शन आगे चलेगी, मतलब एब्जॉर्प्शन की रिएक्शन आगे चलेगी। एक चीज और देखें, एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी मीन्स होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं जब फ्री अवस्था में घूम रहे हैं, इसके चारों ओर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ ऐड हो रहे हैं वो पहले ऐसे फ्री अवस्था में घूमते होंगे चारों तरफ इसके, तो जब ऐड होंगे तो इस प्रकार आके यहाँ पे इसकी सरफेस पे ऐड हो जाएंगे। तो जब फ्री अवस्था में घूमते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनकी एनर्जी होती है उसी को एंट्रोपी बोलते हैं, अर्थात डेल्टा एस। डेल्टा एस भी आपका निगेटिव ही आना चाहिए, और डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एस निगेटिव हो, अर्थात एंट्रोपी इसको बोलेंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी होती क्या चीज है अभी हम बता रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स जब फ्री अवस्था में घूम रहे हैं एब्जॉर्प्शन के पहले, तो जो उनकी एनर्जी होती है उसे ही एंट्रोपी बोलते हैं। डेल्टा एच निगेटिव है, एंट्रोपी निगेटिव है, और एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया जो है एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। और एक बिंदु और है, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, आप इसमें जानते हैं कि इसका थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा टी, डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। अब यहाँ देखें तो डेल्टा एच पहले से निगेटिव है जो भी है, और डेल्टा एस अगर निगेटिव है यहाँ से तो एक निगेटिव ये हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य है जब ये पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन आगे नहीं होगी,
क्योंकि आपको डेल्टा जी जब गिब्स फ्री एनर्जी आपकी निगेटिव आती है तभी रिएक्शन आगे होती है। तो रिएक्शन आगे होने के लिए डेल्टा एच का जो मान आएगा वो डेल्टा एच से अधिक होना चाहिए, तभी ये जो है पॉजिटिव में वो निगेटिव में आएगा। डेल्टा जी का मान तभी निगेटिव में आएगा, और जब निगेटिव में आएगा तभी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया चलेगी, अन्यथा एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस चीज को मूव कराने के लिए कितना भी हो, एंट्रोपी कितनी भी आए, लेकिन उससे अधिक निगेटिव में उससे अधिक डेल्टा एच का मान होना चाहिए, अन्यथा एंथैल्पी है ये, इसको एंथैल्पी बोलते हैं, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। तो उससे अधिक होना चाहिए डेल्टा एच का मान, अन्यथा एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया आगे नहीं चल पाएगी। अब एक बिंदु और ध्यान दें, डेल्टा एच और डेल्टा एस, इस प्रकार जब डेल्टा जी जब इसका मान जो है इतना हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल डेल्टा एस, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा एस, तो डेल्टा जी का मान जो है 0 आ जाएगा। अभी जब ज्यादा होगा तब निगेटिव आएगा, तभी रिएक्शन एडजॉर्प्शन की पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। और जब डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों इक्वल आ जाएंगे तो गैप डेल्टा जी का मान 0 हो जाएगा। 0 होने का तात्पर्य है रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है, अर्थात साम्यावस्था में आ गई है। और साम्यावस्था में गिब्स एनर्जी 0 होने के तात्पर्य से रिएक्शन अब वहीं से दोनों तरफ बराबर। ये हमारा कंप्लीट होता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अगला बिंदु है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको देखें, 2 प्रकार का होता है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, समझना है। एडजॉर्प्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है फिजी एब्जॉर्प्शन, हमने देखा कि फिजियोसॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, तो केमिजॉर्प्शन जो है स्ट्रांग फोर्सेस के कारण बनता है और फिजियोसॉर्प्शन वंडरवाल फोर्सेस के कारण, वीक फोर्सेस के कारण होता है। भौतिक अधिशोषण जो है में दूसरा डिफरेंस है भौतिक अधिशोषण केमिकल अधिशोषण में, कि केमिकल अधिशोषण की जो डेल्टा एच एंथैल्पी होती है बहुत हाई होती है, अर्थात 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल, इतनी हाई एनर्जी पर जो है केमिजॉर्प्शन होता है। लेकिन फिजियोसॉर्प्शन बहुत ही आसान और कम एनर्जी पर हो जाता है, वो है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तीसरा पॉइंट आता है हाई स्पेसिफाई, ये अत्यधिक ऊर्जा के कारण, जो अत्यधिक एंथैल्पी लग रही है उस कारण इसकी स्पेसिफिक बहुत अधिक होती है और फिजियोसॉर्प्शन की स्पेसिफिक बहुत कम होती है, अर्थात ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इरिवर्सिबल, जो केमिजॉर्प्शन है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है, अर्थात इसमें केसी निकलता है, आप साम्यस्थिरांक भी निकाल सकते हैं। और इरिवर्सिबल, हमने ये फिजियोसॉर्प्शन का लक्षण बताया रिवर्सिबल वाला, मतलब जो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है वो केमिजॉर्प्शन है, फिजियोसॉर्प्शन हो रहा है। और केमिजॉर्प्शन इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होता। आप नॉर्मली ऐसे समझिए, कोई भी चीज अगर केमिकली चेंज हो गई तो उसको पुनः उस फॉर्म में लाना कठिन होता है, उस फॉर्म में नहीं आ सकती है। लेकिन जो फिजियोसॉर्प्शन है उसको आप केमिकली चेंज हो नहीं रहा है, उसको आसानी से पुनः उस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे आपने देखा एब्जॉर्प्शन का सबसे बढ़िया उदाहरण हमने लिया था, क्या कहते हैं, रसगुल्ला। रसगुल्ले में आप उसको केमिजॉर्प्शन हो रहा है, उसमें जो चाशनी है आपकी चीनी की वो उसके अंदर तक जा रही है, पुनः क्या आप उसको खोए और बेसन के रूप में अलग कर सकते हैं या मैदे के रूप में, ऐसा होगा नहीं, जो भी उसका रॉ मटेरियल है। लेकिन केमिजॉर्प्शन हो रहा है अगर जैसे किसी सतह पर, जैसे अभी हमने चाक पर लिखा, चाक से या मार्कर से हमने इस बोर्ड पर लिखा है तो ये क्या है, ये फिजियोसॉर्प्शन है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण हुआ, इसको हम आसानी से इरेज कर सकते हैं, बहुत आसानी से हट जाएगा, पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। फिर अगला पॉइंट आता है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई लगती है। केमिजॉर्प्शन आपको स्टार्ट करवाने के लिए
बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी डेल्टा एच एंथैल्पी 30 से 240 किलोजूल पर मोल होती है, परंतु फिजिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, क्योंकि इसकी डेल्टा एच एंथैल्पी इसके बांड को तोड़ने में बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर केमिजॉर्प्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसको केमिजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात बहुत तेजी से होने लगेगी। लेकिन फिजिजॉर्प्शन की यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो प्रक्रिया है वो लो हो जाएगी। इनफ्यूजिजॉर्प्शन बहुत स्लो होने लगेगा यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। फिर अगला बिंदु बनता है 7 नंबर, केमिजॉर्प्शन में सरफेस पर होता है, अर्थात सरफेस पर इसको बहुत तेजी से ये प्रक्रिया होती है, और ये भी सरफेस पर ही होता है, लेकिन थोड़ा केमिजॉर्प्शन की अपेक्षा बहुत स्लो होता है। इंक्रीज होता है सरफेस एरिया, आप जितना एरिया बढ़ाओगे उतना तेजी से। बात आप समझिए कि आपको धूल जैसे डस्ट आके इस पार्टिकल पे इक्विलिब्रेट होती है, तो इसको हटाने के लिए जितना एरिया आप बढ़ाएंगे, सरफेस बढ़ाएंगे, उतना तेजी से आप फिजिजॉर्प्शन पाएंगे, उतना अधिक फिजिजॉर्प्शन होगा। और उसी प्रकार केमिजॉर्प्शन जब उसका सरफेस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं सरफेस पर हो रही हैं, तो दोनों प्रक्रियाओं में यदि आप सरफेस बढ़ा रहे हैं तो उसका केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो ये रहा हमारा फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस। फिर अब अगला पॉइंट देखेंगे। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 3 गैसें लें, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और मीथेन, और इनका क्रिटिकल टेम्परेचर लें। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन, ऑक्सीजन का 37 केल्विन, मीथेन का 190 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? किसी भी गैस का वह ताप जिसके ऊपर उस गैस को आप द्रवित नहीं कर सकते, अर्थात मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट दिस वी कैन नॉट लिक्विफाइड देम, यानी उस गैस को हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते उस टेम्परेचर के बाद, वह टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, या हिंदी में कहें तो क्रांतिक ताप कहलाता है। यहाँ देखें, ये बताता है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना अधिक है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना अधिक है, उसको हम अधिक से अधिक टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विफाइड कर सकते हैं। आप सल्फर डाइऑक्साइड को 630 केल्विन होने पर भी, ये मुख्यतः ये बताना हम चाहते हैं कि कोई भी गैस एडजॉर्प्शन शो क्यों करेगी और कितने टेम्परेचर तक करेगी, अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर तक है तब तो आप उसको एडजॉर्प्शन शो करा सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो यहाँ देखें 630 केल्विन तक आप सल्फर डाइऑक्साइड को क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, एडजॉर्प्शन शो करेगी, अर्थात जितना अधिक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, वह उतना ही अधिक एडजॉर्प्शन शो करेगी। ठीक है। अब अगला बिंदु हमारा बनता है समतापी बन गई। अगला बिंदु है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ देखें तो अधिशोषण समतापी इसको हिंदी में कहेंगे। इसके लिए हम देखें, यह आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है एक निश्चित ताप पर और दाब पर
कितना अधिक गैसें अधिशोषित होती हैं या अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ देखें इस प्रकार से, जिसपे आपको x/m क्या है, ये जो एड्जॉर्बेट गैस है, मतलब जो भी गैस आके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही है उसकी मात्रा है, और m जो है एड्जॉर्बेंट की मात्रा है, अर्थात जो अधिशोषक पृष्ठ है, जिस पृष्ठ पर आके इकट्ठा हो रही है उसका मास है। तो इन दोनों का अनुपात हम y एक्सिस पे दिखाते हैं, और यहाँ जो है x एक्सिस पे प्रेशर दिखाते हैं। तो ये एक सूत्र हमारा क्रिएट होता है, x/m इक्वल के P⁴ ये एक फार्मूला बनता है जिसको फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। उनके नाम पे फ्रेडरिक टेम्परेचर वाला फार्मूला भी इससे कहेंगे। अब देखिए इस पे 3 गैसों को शो कराया गया है इस प्रकार से। इसमें इनका टेम्परेचर भिन्न भिन्न है। आप जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैसों को एड्जॉर्ब होने में उतना ही कम, मतलब उनकी एड्जॉर्बिंग मात्रा उतना ही कम होती जाएगी। x/m ये एड्जॉर्ब वाली मात्रा है। देखें 273 केल्विन, 209 केल्विन, 195 केल्विन, इस प्रकार से है। तो अगर देखें तो हम ये T1 है, T1 और T2 T3 इसके टेम्परेचर जो है अलग अलग हैं, अर्थात T1 आपका बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T3 से। इसका संकेत ये है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्जॉर्बेट की मात्रा उतना ही कम होगी। देखिए 273 ज़्यादा है, उतना ही मात्रा कम होगी। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आप प्रेशर बढ़ा के एड्जॉर्बेट की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, यानी किसी भी गैस पे आप प्रेशर बढ़ा के उसको अधिशोषण करवा सकते हैं, यदि प्रेशर क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाते जाएं और एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती जाए? ऐसा नहीं है। एक निश्चित टेम्परेचर या स्थिति तक आके उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा, अर्थात प्रेशर इस प्रकार की लाइन शो करने लगेगा और होगा नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनते हैं कि ये ग्राफ दे के पूछता है कि बताइए इसमें क्या कंडीशन बनती है कि कौन सी गैस एड्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करेगी, तो इस प्रकार का उत्तर यही बनेगा। तो ये हमारा फार्मूला है। उसके बाद आगे देखें तो इसी फार्मूले का लॉग ले लें, दोनों तरफ का लॉग लेने पर तो हो जाएगा log x/m इक्वल log k × P⁴n। यहाँ एक चीज हम देखें तो log x/m को आप लिख सकते हैं log x माइनस log m, लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा आपका ये y एक्सिस पे पूरी मात्रा आप दिखा रहे हैं, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहाँ पे log x/m ही रहेगा इक्वल इसको log k प्लस log p⁴n है तो 1/n सामने उठा लाएंगे, तो ये बन गया। और इसको देखें, अगर हम एक रेखा के समीकरण से कंपैरिजन करें तो ये इस प्रकार बनेगा। ये हमारा इस प्रकार शो कर रहा है, और इसी को देखें ग्राफ द्वारा तो ये समीकरण हमें ऐसे बनेगा। यहाँ आप log x/m दिखाएंगे और log x/m और यहाँ पे m x
1/n दिखाएंगे और ये ग्राफ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये रहेगा log k का मान। तो ये दर्शाता है कि 1/n का मान जो आ रहा है, 1/n का मान ये सदैव बहुत ज्यादा नहीं कि 1/n का मान 0 से 1 तक ही होगा। ये तो रहा गैस के अकॉर्डिंग हमने बात की। अब यदि एडजॉर्बेंट जो है आपका कोई लिक्विड है, गैस नहीं लिक्विड है, तब वो यहाँ पे फार्मूला जो होगा आपका चेंज हो जाएगा। कहने का तात्पर्य log x/m m ही रहेगा, k रहेगा और p की जगह आपको c हो जाएगा। c मीन्स कंसंट्रेशन, यानी जो भी लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यानी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा वो एडजॉर्ब होगा, कितना नहीं होगा। इसके लिए अगर फार्मूला हम बनाएं इस प्रकार वाला, तो ये बनेगा log x/m इक्वल log क्यों k c के पावर 1/n। जब आपको एडजॉर्बेंट के रूप में क्या होगा, द्रव होगा, कोई लिक्विड होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये रहा हमारा ये आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद अब आते हैं एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन, ये लागू कहाँ होता है, मतलब एडजॉर्प्शन जो अधिशोषण की प्रक्रिया है लागू कहाँ होती है। आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि यदि किसी को जैसे शुगर चारकोल है, चीनी है हमारी, चीनी का कलर साफ करने के लिए वहां पर एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया कराई जाती है। उसको शुगर चारकोल बोलते हैं। जो जंतु चारकोल होता है, चारकोल पर से चीनी के लिक्विड को तरल रूप में उसको गुजारा जाता है, तो जो इसकी गंदगी होती है, जो कलर होता है, वो जंतु चारकोल सोख लेता है और हमारा चीनी एकदम सफेद हो जाता है। अर्थात जंतु चारकोल में जैसे जंतुओं की हड्डियों से बना कोयला, जंतु चारकोल, उसी को हम कहेंगे। एक तो एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है जो कोयले की खान में कोल माइनर्स काम करते हैं, तो जो मास्क बनाते हैं, मास्क लगाते हैं नाक पे, मुंह पे, तो उसमें क्या होता है, जो जहरीली गैसें होती हैं वो मास्क जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन आपको अंदर लेने के लिए अप्लाई करता है। तो वहाँ भी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हुई। तो ये दो प्रक्रियाएं हो गई। इसी प्रकार से आप बुक में देखेंगे वो वाला है, क्या कहते हैं, स्याही इकट्ठा करने के लिए, वहाँ भी आप एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अपनाते हैं। सिलिका जेल वाली पैकेट में जो नमी सोखता था, वो भी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है। तो एब्जॉर्प्शन के यूजेज कई हैं, इसके आधार पर ये यूजेज रहे। अब अगला बिंदु हम बढ़ते हैं